भृगु जी भी आ गए, भी बहुत बहुत स्वागत। मुझे लगता है कि अब हम लोग कार्यक्रम का आरंभ करें। जी, अपने अपने मेरा सबसे निवेदन है कि अपने अपने माइक का म्यूट कर दीजिएगा, तो हम सबको बहुत आसानी से आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर कुणाल कृष्ण की बातें आप बढ़िया ढंग से सुन पाएंगे। और इसी विषय पर हम लोगों ने आज की वार्ता रखी हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये राष्ट्र का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्र के पुनर्निर्माण में रोजगार के नए अवसर और उच्च शिक्षा का विकास किसी भी देश की, जिस तरह व्यक्ति का मस्तिष्क व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय होता है, व्यक्ति का मस्तिष्क उसके शरीर पर संप्रभु होता है, सावरेन होता है, और निर्णय निर्माण और उसके लिए भावी नीतियां बनाने का काम उसका मस्तिष्क ही करता है। इसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था किसी देश की, शिक्षा किसी देश की मौलिक समस्या होती है जो उस देश की समस्या का समाधान करती है। शिक्षा से ही संपूर्ण समाज में नई चेतना का जागरण होता है। तो शिक्षा हमारी चेतना के जागरण की स्पष्ट स्थिति है। तो हम तभी जागरण की स्थिति में आ सकते हैं। राष्ट्र को हम नई दिशा और गति दे सकते हैं जब हम एक अच्छी शिक्षा दे देंगे, राष्ट्र में अच्छी शिक्षा का निर्माण करेंगे। क्योंकि राष्ट्रीयता का भाव जागरण भी शिक्षा से होता है, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति में चेतना का निर्माण करती है। और चेतना को बहुत सहज शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह जागृत विवेक जो सत्य और असत्य का, सन्मार्ग और कुमार्ग का निर्धारण कर सके, वही चेतना है, वही चैतन्य है, वही चिट्ठी है। और आज का विषय है राष्ट्र निर्माण में रोजगार के नए अवसर और उच्च शिक्षा का विकास। तो सर्वप्रथम मैं लोक पहल का परिचय प्रस्तुत कर दूं। लोक पहल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से, उनके निर्देशन में, उनके संरक्षण में संचालित होने वाला एक स्वयंसेवकों का सदप्रयास है। और हमारे 5 सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं, या हम पंच महाभूत लेकर के इसका प्रारंभ किए हैं। वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक रहे पूज्य रज्जू भैया जी, हिंदू जागरण और हिंदुओं में नवचेतना और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की प्रेरणा पूज्य अशोक जी सिंघल, उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में, और जिनके स्नेहिल संरक्षण में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का ज्ञान का तरु और विचार का तरु विकसित हुआ था, ऐसे ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैधनाथ जी, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के प्रणेता, यह लोक पहल के सांस्कृतिक अधिष्ठान है। इन्हीं के विचारों को प्रचारित प्रसारित करना, इन्हीं के विचारों को जनता तक लेके जाना और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना,
उनका दर्शन कराना और सत्ता के प्रतिष्ठान में जनता की वाणी को भी पहुंचाना, यही लोक पहल का मुख्य उद्देश्य है। लोक पहल के संस्थापक हमारे अगुआ, हमारे नेतृत्वकर्ता और संघ के बहुत ही समर्पित स्वयंसेवक श्रद्धेय डॉक्टर विजय कुमार सिंह लोक पहल के संयोजक हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही बहुत पहले दशकों पूर्व, 2 दशक पूर्व कुल सचिव रहे डॉक्टर BL आर्या साहब इसके अध्यक्ष हैं। मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर प्रोफेसर आलोक चौहान इसके प्रमुख स्तंभों में हैं। इसी तरह प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह जो सरसुंदर लाल चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर संतोष सिंह। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में प्रबंधन विषय के प्रोफेसर अवनीश पारथिरकर सर इसके स्तंभों में हैं, इसके नेतृत्वकर्ताओं में हैं। और यह पूरा लोक पहल डॉक्टर VK सिंह जी के संयोजकत्व में बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही तन्मयता के साथ पूरी अपनी चेतना को सदैव माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का प्रचार प्रसार, उनके लोकतांत्रिक समर्थन और उन्हें राष्ट्र की सेवा में अबाध रूप से अपनी इस राष्ट्रीय याज्ञिक अनुष्ठान में अपनी आहुतियां देने के लिए सदैव हम अपना सहयोग और समर्थन देते रहते हैं। और निस्वार्थ भाव से हम जाते कि पूज्य योगी जी हमें आप विधायक का टिकट दे दीजिए, हमें सांसद बनवा दीजिए, संसद की सदस्यता की प्रत्याशिता दे दीजिए, कोई नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से यह लोक पहल अपनी सेवाएं, और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी समय समय पर इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनते रहते हैं जब उनको अवसर मिलता है। तो ऐसे ही लोक पहल का मुख्य ध्येय है और हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान है। शिक्षा महामना हमारे आदर्श हैं। तो राष्ट्र को शिक्षित करना, राष्ट्र में नवचेतना का संचार करना, राष्ट्र को प्राणवान बनाना, राष्ट्र को सत्य और असत के मध्य सन्मार्ग का मार्ग सुनिश्चित करना लोक पहल का उद्देश्य है। एकात्म मानववाद, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, और स्वदेशी और स्वावलंबन से राष्ट्र में आत्मनिर्भरता का भाव जागरण, इसकी परिकल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद में की। ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैधनाथ जी ने सामाजिक समरसता के विषय में अद्भुत कार्य किए। उन्होंने सनातन के संरक्षण के लिए दलित और ब्राह्मण के विभेद को मिटा दिया। पूज्य दिग्विजय नाथ जी, जिन्होंने अनिवार्य किया था कि संस्कृत का अध्ययन और अध्यापन करने वाली एक जाति है जो ब्राह्मण है, वो संस्कृत सुरक्षित रहेगी तो संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। ऐसी ही परंपरा के पूज्य अवैधनाथ जी ने जो सामाजिक समरसता का बीज राष्ट्र में बोया है, समता से भी आवश्यक है समरसता, तो ये हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान के केंद्र हैं। इसी प्रकार राष्ट्र में सांस्कृतिक जागरण हो। पूज्य अशोक जी सिंघल पूरी अपनी आहुति, अपने जीवन का होम कर दिया सनातन के संरक्षण और सनातन की रक्षा में। इसी प्रकार पूज्य रज्जू भैया संघ से उत्तर भारत के पहले सरसंघ चालक बनते हैं। यद्यपि हमारे यहाँ न तो भौगोलिक सीमाओं का भी भेद है, पूरा अखंड भारत और उस भारत माता के सभी वरद पुत्र हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं है, लेकिन सामाजिक समरसता की दिशा में पूज्य रज्जू भैया, राजेंद्र सिंह रज्जू भैया का योगदान अभूतपूर्व है। बड़ी शांति से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो उस समय समाजवाद और कम्युनिस्टों का गढ़ था, वहां सनातन का सांस्कृतिक बोध कराते हुए प्रयाग की जो आध्यात्मिक परंपरा थी, उसके स्पंदन का नाम है पूज्य रज्जू भैया। और उन्होंने कितने बड़े विशाल संगठन का नेतृत्व किया। ऐसे हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान है। तो इन
तत्वों से मिलकर के जो एक नए आधुनिक संदर्भ बोध में एक जो नया नाम है वह है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। उसमें सांस्कृतिक चेतना है, राष्ट्रवाद है अशोक सिंघल का, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है पूज्य रज्जू भैया का, एकात्म मानववाद की जो आत्मा है उसका प्रेरणा है, उसकी प्रेरणा स्रोत और जिसके लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं, बलिया से बदायूं तक और गाजीपुर से गाजियाबाद तक, ऐसे एकात्म मानववाद के प्रणेता से अपने मानस का परिष्कार करते हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ। इसी प्रकार महामना शिक्षा के प्रत्येक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद से भारत में आत्मनिर्भरता कैसे आएगी, स्वदेशी से स्वावलंबन का भाव कैसे जागृत होगा, महामना से प्रेरणा ली है। महामना से हर जनपद में पीपी पब्लिक और प्राइवेट के संयोजन से मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो रही है। तो ये पांचों के प्रेरणा का नाम है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जिसमें अशोक सिंघल जी, पूज्य अशोक सिंघल जी, ब्रह्मलीन महंत, पूज्य वैद्यनाथ जी, मदन मोहन मालवीय, अशोक सिंघल और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अगर विचार वैचारिकी को एक स्थान पर केंद्रित करते हैं तो उसकी भाव संज्ञा बनती है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। और इसी को लेकर के उसे आगे बढ़ना, उस पताका को झुकने न देना, लोक पहल निरंतर अपनी यात्रा एक बार भी किसी रविवार को हम अपने संवाद और विमर्श को कभी भी संवाद और विमर्श को बंद नहीं किए हैं। और हमारे पास अब लवलेश जी जैसे लोग और हमारी युवा पीढ़ी है, पलाश काकटी जैसे, शुभम तिवारी जैसे लोग और हमारे संरक्षण और गार्जियन के रूप में कैलाश जी जैसे लोग, माननीय कैलाश जी जैसे लोग हमें प्रेरणा देते हैं। भेगुदास जैसा तेजस्वी जो पूर्वोत्तर भारत से जुड़ता है, कुणाल जैसे हमारे जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर जो इस संवाद को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा, ये लोक पहल की एक मान्य परंपरा है, हमारी कुछ तकनीकी व्यवधान से ये गूगल मीट पर, नहीं तो हमारी अनवरत यात्रा 28 वर्षों की जूम मीटिंग की है और जल्दी ही उसका समाधान हो जाएगा। तो मैं आमंत्रित कर श्रीमान भेगू कुमार दास जी को कि आज के मुख्य वक्ता जिनका विषय है राष्ट्र के निर्माण में रोजगार के नए अवसर और उच्च शिक्षा का विकास, डॉक्टर कुणाल कृष्ण के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय प्रस्तुत करेंगे भृगु कुमार जी, भृगु कुमार दास जी। धन्यवाद सर। लोक पहल के सभी कार्यकर्ताओं सहित ऑनलाइन व्याख्यानमाला के साथ हमारे साथ मौजूद सभी लोगों तथा विद्वानों को मेरा सदर नमस्कार। आज लोक पहल द्वारा आयोजित जूम व्याख्यानमाला में हमारे साथ वक्ता के रूप में उपस्थित है डॉक्टर कुणाल कृष्ण जी, सर असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, दौलत राम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के। सर मूलतः बिहार के निवासी, आपने सन 2000 में 10वीं पास किया, सन 2002 में इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से पास किया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक डिग्री प्राप्त किया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से राजनीति विज्ञान में कला के परास्नातक डिग्री प्राप्त किया, सन 2020 में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सन 2013 जून महीने से सन 2014 दिसंबर तक सर ने रिसर्च असिस्टेंट यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन में वरिष्ठ शोधार्थी के रूप में काम किया। सर के बारे में अतिरिक्त जानकारी यह है कि सर ने गायन, पर्वतारोहण, साइकिल चलाना, साहसिक पर्यटन, मैराथन में रुचि भी रखते हैं। तो आगे का कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए मैं
डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर को अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भृगु जी। आपने ब्रह्मपुत्र की सुगंध, ओसाम की भाषा, असमिया मिश्रित, असमिया का जो हिंदी देवनागरी उच्चारण है, उसमें आपने इतनी सुंदर प्रस्तुत की कि कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक जो भारत की सार्वदेशिकता और एकता है, आपने बहुत प्रसन्न किया। इस लोक पहल को, आप लोक पहल के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और बहुत सुंदर ढंग से हमारे अतिथि का परिचय प्रस्तुत आपने किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोक पहल में इसी तरह अपनी सक्रियता, तेजस्विता और ऊर्जा भरते रहेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। भृगु जी बहुत अच्छे हैं। अब मैं सीधे बिना किसी अड़चन के मैं सीधे आमंत्रित करता हूं डॉक्टर कुणाल कृष्ण को कि आज का महनीय व्यक्तित्व प्रस्तुत करें। डॉक्टर कुणाल जी, सभी को प्रणाम। मुझे बहुत सौभाग्य है कि एक बहुत ही दूरदर्शी संस्था के साथ आज मुझे जोड़ा गया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो न केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक है, और उस विषय पे आज मैं आप लोगों को कुछ कहने जा रहा हूं। बाकी आप सभी का पुनः धन्यवाद। भृगु जी ने मेरा कुछ ज्यादा ही विस्तार से परिचय दे दिया, लेकिन माँ भारती के सपूत हैं। इस चराचर ब्रह्मांड जगत में एक छोटा सा मास है, जिस वॉल्यूम से एक ऊर्जा आप लोग भरते हैं और एक जो स्व प्रेरणा से जो चीजें जागृत होती हैं वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि एक पथ है, उस पथ की गरिमा और जो ये नदी की धारा है वो गंगोत्री से लेके और गंगा सागर तक की यात्रा सुगमता के साथ चलती रहे। मैं बस एक आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि लोक पहल का जो मेन संकल्प के जो 4 मूल सिद्धांत हैं, संकल्प, सुशासन, समाधान और समृद्धि, ये मुझे नहीं लगता है कि अन्य किसी भी संस्था के इतने प्रेरक उक्तियां मैंने कहीं देखी हो अभी तक। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि ये 4 मूल जो है, संकल्प, सुशासन, समाधान और समृद्धि, ये पिलर होते हैं किसी भी राष्ट्र के निर्माण में, उत्थान में। भारत चूंकि विश्व गुरु था तो उस समय ये चारों चीजें थी, लेकिन पुनः भारत को विश्व गुरु अगर बनना है तो इन चारों चीजों पर उनको पुनः आना होगा। संकल्प, सुशासन, समाधान और समृद्धि। समृद्धि अंतिम अवस्था होती है, परम उपभोग की अवस्था होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये संकल्प शक्ति है, सुशासन है और समाधान है, ये 3 चीजें क्रमगत रूप से होनी चाहिए। अब मैं अपने विषय पर आना चाहूंगा कि कोई भी राष्ट्र जो है, राष्ट्र की मतलब राष्ट्र का मतलब, फिर जब हम राष्ट्र बोल देते हैं तो फिर अब कुछ कहने को नहीं बच जाता है कि हम नॉर्थ है कि साउथ है या ईस्ट है कि वेस्ट है। राष्ट्र का मतलब हम अब एक धागे से पिरो लिए हुए माला है। अब तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राष्ट्र में हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर तरह के संसाधन होते हैं, उनका सही से सदुपयोग, उनका सही से उनका जो है उत्थान और उनका जो है सही से निर्गमन, ये बड़ा ही अनिवार्य होता है। मुझे लगता है कि जो हमारी वैदिक साहित्य और वैदिक ज्ञान परंपरा रही है, उसमें रोजगार के ऊपर भी उस समय भी एक प्रश्न था। जहां तक मैंने कुछ साहित्यों में पढ़ा तो उसमें मैंने यह पाया कि जो रोजगार है वो रोजगार के पहले आपको कुछ विद्या अर्जित करनी पड़ती है। जैसे विद्या ददाति विनयम, वहीं से आया है, विनयादि पात्रता, पात्रोति धनाति धनम, धर्मात धनम तत्सुखम। तो कहीं ना कहीं विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन और धन से समृद्धि आती है। तो यही संकल्प से जो समृद्धि की अवस्था है, ये कहीं ना कहीं आज के इस समय की हर मानव की एक यात्रा है ये। तो यही राष्ट्र की भी यात्रा है। तो मैं एक सूक्ष्म से विराट और विराट से सूक्ष्म की समानांतर यात्रा पर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो ये सारी चीजें अब जो है अभी के समय वर्तमान समय में युवा पीढ़ी और उच्च शिक्षा, ये दो बड़े ही एक मूल संदर्भित प्रश्न हैं। ये मैंने पहले ही पूर्व कह चुका हूं कि यह एक राष्ट्र की बात नहीं है, बिल्कुल संपूर्ण जगत में विराजमान मानव जाति के लिए है ये कि रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा कहने के मात्र से जो है वो उसका डायरेक्ट रोजगार से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन उच्च शिक्षा एक अलग परिपाटी है जिससे कि देश की जो अपनी एक गरिमा है उसको उच्च स्थल पर पहुंचाया जा सके। अब रोजगार के अवसर में हम अगर यह देखें तो वर्तमान समय में जो हम ये रोजगार के अवसर और रोजगार के ऊपर जो बातें होती हैं इस राष्ट्र जगत में, उसमें सबसे पहली चीज है कि जो हमारे अंदर जो बदलती हुई तकनीक है, हमारे देश में जो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, हम लगभग 70 करोड़ युवा इस देश में रहते हैं और रोजगार एक यक्ष प्रश्न की तरह है। अगर आज युधिष्ठिर और यक्ष में संवाद होता तो रोजगार का प्रश्न सबसे पहले वो रखा जाता उनके सामने। तो मुझे लगता है कि यूथ के पास काम करने के लिए एक अवसर जो है उसके रूप में एक नई नई विधाएं एक प्रस्तुत हो रहे हैं। जैसे हम यह कह सकते हैं कि एक गिग इकोनॉमी के रूप में एक अभी वर्तमान में बन रहा है, जिसमें व्यक्ति अन्य रोजगार के भी अवसर और तलाश को वह समानांतर रूप से खोज सकते हैं। मुझे लगता है कि जो हमारे नीति आयोग है उन्होंने इस रोजगार के अवसर के सृजन के लिए पिछले मतलब 7-8 सालों में बहुत व्यापक रूप से काम हुआ है। दुर्भाग्य यह है कि उसको सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है। कि नीति आयोग के जैसे मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था तो उसमें स्मॉल बिजनेस इनोवेटिव प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च किए गए थे, लेकिन उसको एग्जीक्यूटिव मतलब जो उसका जो एग्जीक्यूशन है उसकी समस्याएं कहीं न कहीं है। जैसे मुद्रा बैंकिंग की जो स्थापना हुई, स्मॉल स्केल बिजनेस लोगों के लिए जो स्टार्टअप की योजनाएं शुरू की गई, वो सारा रोजगार के अवसर को ही सृजित कर रहा है। अभी हम उत्तर प्रदेश के 2023 के जो अभी इकोनॉमिक समिट हुआ था, सौभाग्य से मुझे भी वहां जाने का अवसर मिला था। तो मैंने जो वहाँ का जो इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स और जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो वहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन आए हुए थे, उन्होंने संकल्प शक्ति के साथ 23 लाख रोजगार सृजन की घोषणा की थी। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इन चीजों को अब युवाओं को ये चीज कैसे समझ में आए कि ये 23 लाख रोजगार के अवसर कहाँ उत्पन्न हुए, कैसे उत्पन्न हुए, कब उत्पन्न हुए और इनका सही से हम कैसे एक उपयोग कर पाएंगे। तो इस रूप में जैसे अगर आज का ये प्रोग्राम है, अगर इस प्रोग्राम को बहुत अधिक व्यापक रूप से जोड़ा जाए तो बहुत लोग इसका लाभ ले सकेंगे कि हम कैसे आखिरकार इतने रोजगार का सृजन हो रहा है तो हम उसके भागीदार कैसे बने। क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था में जो रोजगार है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और मुझे मैंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर काफी काम किया हुआ था, आदरणीय शिक्षा मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल जी थे, तो उन्होंने मुझे एक शिक्षा में क्या बदलाव किए जाए उस कमेटी में रखा था। तो मैंने वहाँ निवेदन किया था कि जैसे उस शिक्षा में लोग बेमन से भी आ जाते हैं और बड़ा लंबा एक समय लगता है, जिससे हमारी युवा पीढ़ी को जो रोजगार के अवसर तत्काल मिल रहे होते हैं उसको छोड़ के वो एक लंबे प्रोसेस में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप एक इंटेंसिव रिसर्च ग्रुप का निर्माण करें, एक माहौल वातावरण बनाएं विश्वविद्यालय में जहाँ रिसर्च से रिलेटेड ही लोग आ सके वहां पे। तो यह अच्छी बात है कि उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू कर दिया गया है और अब जो प्रोग्राम है वो एमफिल को हटा के पीएचडी और पीएचडी को काफी उसकी क्वालिटी को काफी इम्प्रोवाइज करने के लिए उसमें काफी चीजें दी गई हैं। हम लोग इस पे कभी एक दिन रख सकते हैं कोई कार्यक्रम। फिर मैं जब भारत को अपने इस प्यारे देश को जब देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ 500 मिलियन वर्कफोर्स है, 500 मिलियन वर्कफोर्स है, 450 मिलियन वर्कफोर्स से चाइना हमारे से 7 टाइम्स इकोनॉमी में आगे है। चाइना की जो इकोनॉमी है $23 ट्रिलियन की है और हमारी इकोनॉमी अभी $5 ट्रिलियन के पास पहुंच रही है।
तो कहीं ना कहीं हम उतने ही वर्क फोर्स में होते हुए भी हम उस एक जो सुपर जाइंट के साथ डायरेक्ट मुकाबला करने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जो अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी का जो एक कार्यक्रम रोजगार के ऊपर और जो जो शिक्षा और रोजगार का जो समन्वय के रूप में जो कार्यक्रम आया है, जिसमें यह कहा गया है कि शुरू से ही रोजगार जनक रोजगार परक शिक्षा और योजनाओं को लागू किया जाए, वो एक बहुत ही बढ़िया प्रयास है। जैसे स्किल डेवलपमेंट जो एक मिनिस्ट्री है जिससे करोड़ों रोजगार पिछले 9 वर्षों में सृजित हुए हैं, और उस स्किल डेवलपमेंट के जो के माध्यम से कई सारे यूथ को स्किल किया गया, क्योंकि हुनर के बाद आपका स्वावलंबन खुद ही आ जाता है और उसमें शिक्षा एक महती भूमिका आपको अदा करती है। तो मुझे लगता है कि अभी के समय में जो रोजगार के अवसर हैं वह बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन इसमें एक जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। और कोविड के बाद हम जब देखते हैं कि रोजगार के जो रूप है वो बहुत तेजी से बदल गया, जैसे वर्क फ्रॉम होम, जैसे कहीं ना कहीं रोजगार के लिए जो समानांतर जो एक व्यवस्थाएं हुआ करती थी वो अब व्यक्तिगत रूप में कन्वर्ट हो गई हैं। कहीं ना कहीं आप व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से भी अब कई सारे प्लेटफॉर्म पे वो वर्क कर रहा है और रोजगार के खुद भी अवसर सृजित कर रहा है, और कहीं ना कहीं वोकल और लोकल के बीच का जो एक समन्वय है, स्वदेशी का जो समन्वय है, ये इसके माध्यम से भी कई सारे अवसर पैदा हुए हैं। लेकिन अपने देश में कहीं ना कहीं एकजुटता की कमी दिखती है, जिस वजह से स्वदेशीकरण की नीतियों में आज भी उसको राजनीतिकरण कर दिया जाता है, उसके प्रति युवाओं को गुमराह कर दिया जाता है, जिससे कि स्वदेशी और जो विदेशी जो प्रोडक्ट है उसकी अपनी एक मार्केट बनाने में बहुत सुविधा हो जाती है। मुझे लगता है कि भारत में जो वर्क फोर्स के साथ साथ जो वर्क की जो कैपिटल है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कम कीमत पर अच्छे उत्पाद का निर्माण हो सकता है। और कुछ तो हमारे जैसे अभी दीपावली और कुछ फेस्टिवल जो हुए बड़े पैमाने पर हमारे देश में मनाए जाते हैं, उसका प्रारूप पिछले कुछ वर्षों में तो बहुत ही बड़े पैमाने पर देखा गया, और उसमें जो उत्पन्न वस्तुएं हैं, प्रयोग किए हुए वस्तुएं हैं, उसमें भी सब स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग हो रहा है। जैसे दिए, दीपक जो है मिट्टी के है, तो कुम्हार का एक रोजगार का अवसर सृजन हुआ। तो इसमें कहीं ना कहीं अब हमें इन चीजों पर ध्यान रखना है कि हमारा विश्व गुरु भारत जब था तो ये शुरू से ही पर्यावरण हितैषी और समृद्धि और कहीं ना कहीं एक अच्छा सुशासन की बात हमेशा कर रहा था। आज हम उसी युवाओं को कहीं ना कहीं आज हम एक माटी से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, उनके सांस्कृतिक, उनके चरित्र के निर्माण के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य सिर्फ धन दौलत कमाने से नहीं है। और ये बात हमने 2000 कई साल हजार साल पहले भी कह दिया, लेकिन आज भी वही चीज चरितार्थ है कि परम उपभोक्ता व्यक्ति को असंतोष बनाती है और व्यक्ति का जीवन पशु का हो जाता है। ये बहुत लेट समझ में लोगों को आता है, लेकिन ये बात कटु सत्य है और युवाओं को भी इन चीजों से संबंध रखना पड़ेगा कि अगर उनके पास रोजगार है तो वो उन चीजों पर खर्च करे जो उनके लिए बहुत जरूरी है, वहां खर्च करे जिससे देश में रोजगार उत्पन्न हो। हमारे किसान बहुत सारे रोजगार उत्पन्न करते हैं, जैसे हमारे देश में आज भी लगभग देश का 40% जो रोजगार है वो कृषि क्षेत्र से आता है। अब कृषि क्षेत्र का भी रूप बदल रहा है। हमारे परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म के ऊपर भी बात करी है, जिसपे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और सेज की जो योजनाएं थी उसके बृहद रूप से उसको पुनः लागू करने की बात की है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि आने वाले समय में इस सशक्त नेतृत्व के माध्यम से एक रोजगार का जो अवसर है उसमें एक साथ ही साथ जो संतोष परक रोजगार है, सेटिस्फाइड रोजगार है, उसकी संख्या में वृद्धि होगी। और उपभोक्तावाद से लोग रोजगार तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उसमें संतोष नहीं रहता है कि अपने जॉब से जस्टिफाई नहीं करते हैं। ये बड़ी बुरी स्थिति है। तो कहीं ना कहीं भारत का एक चेतना है जो अभी त्रिपाठी सर ने कहा, ये बड़ी बात है कि चेतना शुरू से लेके और अंतिम अवस्था जब हम गमलीन होते हैं तब तक की जो चेतना होती है वो भारतीय चेतना है। इस चेतना का कोई मुकाबला नहीं है।
हम किसी चीजों से बंधे हुए नहीं हैं। और हमारी जो मतलब जैसे हमारे घर में अगर मतलब शिक्षा है, चाहे रोजगार है, ये जो प्रश्न है, चाहे हमारे उत्सव है, इन सभी चीजों को हम बड़ा ही संस्कार के रूप में लेते हैं, सांस्कृतिक प्रयोजन के रूप में लेते हैं। इसलिए आज भी रोजगार किसी को अगर मिलता है तो एक उत्सव का माहौल घर में होता है, उसको एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं लोग। और ये नहीं कि हाँ हो गया चलिए इसे। तो मुझे जो ये लगता है कि आजकल जो देशीकरण, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था का जो एक रूप बदल रहा है, उसमें रोजगार के संतोषपरक रोजगार की स्थिति उत्पन्न होगी। और हमारे अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक समिट हुआ था, जिसमें डी ट्रेहन जी ने प्रतिनिधित्व किया था, उसमें उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से कहा था कि अभी भी एक कमी रह जा रही है हमारे जो इतने बड़े देश में रोजगार के क्षेत्र में, महिलाओं की जो भागीदारी है वो अभी भी कम है। क्योंकि महिलाओं की भागीदारी अगर हमारे देश में थोड़ी बढ़ जाए, जैसे अभी उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, 40% का उन्होंने पूरे देश भर में सर्वेक्षण करके एक रिपोर्ट दिया था। तो वो उनका ये कहना था कि कम से कम 50% के आसपास या 45%, 10% की और बढ़ोतरी जरूरी है। और जब से बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योगी आदित्यनाथ ने जो एक महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर कार्य किया है, उनके रोजगार के लिए और उनके बेहतरी के लिए जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रदेश में भी उपलब्ध करवाया है, वो कहीं ना कहीं बेटियों को भी मनोबल देता है, उनके अभिभावकों को भी मनोबल देता है। और जो एक सुरक्षा का वातावरण, जो सुशासन का वातावरण है, उससे भी कहीं ना कहीं ये चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो अभी एक अच्छी खबर ये आ रही थी कि उसका भी बहुत मैंने देखा कि बहुत ज्यादा मीडिया में या अन्य जगहों पर नहीं आया। ईपीएफओ जो एक प्रोविडेंट फंड जो हमारे देश में औपचारिक जो भी ऑर्गेनाइज क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हैं, देश में कम से कम 1,90,00,000 ऑर्गेनाइज क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जिनसे लगभग करोड़ों परिवार चलते हैं। तो उन्होंने जो जारी किया कि उनका रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है ईपीएफओ के, तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसीलिए ईपीएफओ का जो है वो रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है। जीएसटी की वजह से आने की वजह से कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन हुआ है, जिस पर भी मीडिया का या बड़े बड़े मंच पर मैंने कहीं नहीं सुना आज तक कि जीएसटी से रोजगार का सृजन कैसे हुआ। क्यों? क्योंकि जो टैक्स चोरी थी, उस टैक्स चोरी का काला धन विदेश चला जाता था। आज वो पैसा भारत में ही रह के, और वो जिनके अतिरिक्त धन आया वो अब संबंधित नए नए रोजगारों के सृजन में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अपना जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है, उसमें ये एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि जो हमारा धन है, जो हमारे देश की जो रिसोर्सेज हैं, उसका सही से एलोकेशन देश के अंदर हो रहा है। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण और नए बिंदुओं पर ही बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमारे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में रोजगार के अभी जो विश्व की जो रोजगार के लिए जो समिट हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि विश्व में सबसे अधिक जो रोजगार उत्पन्न होंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डिजिटल मार्केटिंग में, उसके बाद मेडिसिन में, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बायोटेक्नोलॉजी में। और सौभाग्य की बात यह है कि सशक्त भारत अपना, और मैंने जो अभी जो गवर्नमेंट की जो योजनाओं पर जो मैंने रुख देखा है, इस सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट ने डॉक्ट्रिन बनाया हुआ है कि हमारा कैसे, आप देखेंगे कोविड में वैक्सीन सबसे पहले हम बनाए और करोड़ों वैक्सीन हमने भेजे भी, और लोगों अन्य राष्ट्र जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्री है उसको दिए भी, क्योंकि उनको धन की कमी थी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। तो कहीं ना कहीं हमारा बायोटेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी चूंकि अभी हम एक प्रकार से अपने प्रतिभा का पलायन की वजह से जूझ रहे हैं। हमारे देश की जो उच्च वर्ग की प्रतिभा है वो एक सामाजिक मुद्दा हो सकता है, सामाजिक नहीं का मुद्दा हो सकता है, सामाजिक मुद्दा है, मैं इसमें भी नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैंने देखा है कि जो प्रतिभा पलायन है पिछले 7 सालों में रुका है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, पुणे हो, वहां पर अब लोग जो बिहार उत्तर प्रदेश से जो बच्चे आईआईटी मेडिकल करके और विदेशों में अच्छी सेवाओं के लिए चले जाते थे, जिसे एक रोजगार के अवसर ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति जो एक अच्छा डॉक्टर है, एक अच्छा प्रोफेसर हो, कई रोजगार उत्पन्न, उनसे घर में कई लोग काम करेंगे, कई चीजें वो प्रोडक्ट को खरीदेगा, कई चीजें होती है उनसे साथ जुड़ी हुई, वो सीधे सीधे वो वहां शिफ्ट हो जाते थे। अब मैं देख रहा हूँ कि वो वीजा लग रहा है भारत का। और ये बात नारायण मूर्ति जी ने 20 साल पहले कही थी अपने दिल पे हाथ रख के कि काश अभी मैं भारत में सबसे अधिक रोजगार करता हूँ, इंफोसिस करती है,
काश ये एक दिन होता कि भारत के लिए लोग वीजा लगाते। और मैं माँ भारती का वंदन करते हुए आप लोगों के सामने बहुत ही हृदय और भाव विभोर से ये बात रखना चाहूंगा कि वो वीजा लगना शुरू हो गया है। और ये बड़ी बात है, ये बड़ी जीत है। आज भी हमारे 2000 अब तो नोट नहीं रहे, लेकिन 2000 के नोट पर मार्स का फोटो लगा हुआ था, मार्स मिशन का। आप सोचिए हमने कितने कम बजट में, जितने में एक फिल्म बनती है हॉलीवुड की, उतने बजट में हम एक मार्स मिशन पर भेज दिए। हम अपने मार्स, हम सोचिए कितने और भी पीछे है, वो जियो सिंक्रोनस से भी आगे की यात्रा है। तो वहां हमने अपने सैटेलाइट को भेज दिया। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रतिभा अब रुकने के मूड में है। और आप लोग जैसे बुजुर्ग, यशस्वी, समझदार, देश और काल के बारे में ज्ञान रखने वाले, इसकी चेतनाओं को समझने वाले, इन चीजों से अगर यूथ, युवाओं को प्रेरणा देने वाले और प्रेरक बन के खुद भी प्रेरणा लेने वाले अगर कार्य अनवरत करते रहेंगे तो निसंदेह ये जो रिवर्स, जो हमारा ब्रेन है, वो रिवर्स गियर उसमें लगेगा। और तब हमारे देश की स्थिति और भी बड़ी समृद्ध होगी, क्योंकि सुशासन फिर वहीं से आना है। जैसे जब अच्छे लोग व्यवस्था से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं शासन सुशासन की जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिक चीजें ठीक होती हैं। हम अगर पलायनवादी होंगे, अगर हम परम स्केपिस्ट होंगे, जिसको भगोड़े बोलते हैं, अगर बन जाएंगे तो फिर कल्याण थोड़ी सी विलंब हो जाएगी। तो देश का कल्याण के लिए हमें थोड़ी सी बातों को बर्दाश्त करके, पचा के, पच के और यहाँ रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा शुरू में कि गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा में सबका गिलहरी प्रयास है। और हम एक ऐसे मानस पुत्र हैं, एक ऐसी मातृभूमि से अपने बच्चों को कह रहे होते हैं जो सर्व धर्म संभाव, सर्व सेकुलरिज्म की बात नहीं करता, सर्व धर्म संभाव की बात करता है, जो कहीं ना कहीं सर्व भवन्तु सुखिना की बात करता है। ऐसा रोजगार सृजन, ऐसा स्वदेशीकरण जिससे जगत का कल्याण है, पर्यावरण का कल्याण है, विश्व का कल्याण है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होगा, चक्रवात आएंगे, अभी कुछ दिन पहले आए, अभी अमेरिका में भी आया, वो बाउंड्री नहीं है उसकी कोई, हमने अपनी राजनीतिक बाउंड्री से बना रखी है। तो कहीं ना कहीं रोजगार के ऊपर जो अभी मैंने जो देखा कि कुछ बड़े बड़े जो उद्योग थे उनको नहीं मिला टेंडर, इसीलिए क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट था वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा था। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी इस बात को समझते हैं कि हमें सिर्फ अंधाधुंध भारत में पैसा नहीं लाना है, कि हमें फॉरेस्ट रिजर्व हमारा पर्याप्त है, अभी हमें ऐसे रोजगार का सृजन करना है जिससे कि पर्यावरण भी हित सधे और हमारे रोजगार में जो लगे लोग हैं उनका भी शोषण ना हो। और जो शिक्षा है, जो उच्च शिक्षा है, अभी थोड़ा सा उस शिक्षा पे 1 से 1.5% खर्च है, वो भी दुर्भाग्य कहेंगे कि पिछले 60 सालों में 1.25 से लेके 1.75 का बजट था, अभी 1.5%, मतलब पिछले 8 साल में आपने दुगुनी गति से आपने 50% उस शिक्षा में खर्च किया है। और एक अगर स्वर्णकाल कहा जाए उस शिक्षा का आजादी के बाद से, तो वो अभी है। पाटिल जी को मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगा कि अगर, और यहाँ हमारे आशु जी यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं फिर से ये बात करना चाहूँ कि उस शिक्षा का स्वर्णकाल है जो 7,500 प्राध्यापकों, शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया सीधे सीधे चल रही है, उसमें कोई व्यवधान नहीं है, अच्छे लोगों का चयन हो रहा है। और इस देश, इतना बड़ा ये देश है, अरबों की आबादी वाला ये अपना देश है, इसकी भागदौड़ एक अच्छे शिक्षकों के हाथ में सौंपी जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हम पहले से समृद्ध रहे हैं, लेकिन हमारी प्रतिभा पलायन थी, लेकिन अब हम उन चीजों को रोक रहे हैं। हमारे अडानी ग्रुप ने भी काफी सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर प्रोजेक्ट लिए हैं, यहाँ तक कि एप्पल कंपनी जो है चाइना छोड़ के इंडिया में अपना जो है वो अपना ऑफिस और अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो लगाई है। बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उस कंपनी की, जो कई देशों की इकोनॉमी के बराबर है, जीडीपी के बराबर है, वो भारत में रोजगार यहाँ के भी सृजन के लिए, क्योंकि भारत जो है वो बुद्ध, महावीर और राम और हमेशा एक आदर्श पुरुषों का एक देश रहा है। विवेकानंद हो, स्वामी दयानंद सरस्वती हो, कभी अपनी लकीर से हटने की मतलब अपनी नहीं छोड़ी है। और कहीं ना कहीं ग्रास, जो एक बोलते हैं ना रूटेड ग्रास, वो सही मायने में भारत की भूमि। और आज चूंकि लोकतंत्र में भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, तो इस बात को सभी देश स्वीकार करते हैं। सर, G20 का हम लोगों ने इस बार सम्मेलन के लिए हमारी को अपनी होस्टिंग करने का बहुत बड़ा अवसर, सौभाग्य मिला है।
तो यहाँ भी लाखों रोजगार के अवसर सृजित होंगे। G20 में इसकी घोषणा होगी। अभी मुझे उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं आई है, लेकिन इतना ही मुझे मतलब मैंने जो पढ़ा है उसमें है कि कई रोजगार जो विकसित देश है, विकासशील देश है, वो भी भारत की तरफ एक आशा भरी नजरों से देख रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के तो कल्याण होगा ही, यहाँ के जो उत्पादित वस्तुएं हैं उसका भी उसमें जो प्राकृतिक रूप से जो प्रोडक्ट वस्तुएं, उसका भी कहीं ना कहीं जो ड्यूरेबिलिटी है, उससे भी विश्व भर में चीजों का, पर्यावरण के भी कल्याण होगी। और स्टैंड अप और स्टार्टअप जो योजना है, ये बहुत बड़ी योजना थी, और मुझे जहां तक याद आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही शपथ ग्रहण किया उसके बाद ही ये दोनों योजनाएं आई हैं, स्टैंड अप स्टार्टअप, ताकि यहाँ के जो उद्यमशील युवा हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार, खुद का स्वरोजगार के लिए, स्वावलंबन के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से जुड़ सकें। मेरे पास थोड़ा सा बहुत कम समय में लोक पहल मंच के माध्यम से मुझे बड़ी शॉर्ट नोटिस में ये कहा गया कि आप आए और अपना जो है वक्तव्य दें, तो मैं क्षमा चाहूंगा कि मेरे पास थोड़ी सी समय अभाव था कि मैंने अपने विषयों को बहुत ज्यादा, लेकिन एक शोधार्थी के नाते, एक शिक्षक के नाते और एक छात्र के नाते, एक मित्र के नाते, एक राष्ट्र प्रेमी के नाते आप सभी लोगों को फिर से धन्यवाद कि आपने मेरे वक्तव्य को इतने ध्यान और प्रेम से सुना। बहुत बहुत साधुवाद है। और ये जो कार्य हो रहा है इसके लिए भी मैं अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुणाल। शॉर्ट नोटिस हो, अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक सूचना हो, अध्यापक की जो अभिव्यक्ति होती है उसके मूल में विद्यार्थी की ही निरंतरता होती है। और विद्यार्थी माने जिज्ञासा, विद्यार्थी माने तितिक्षा, विद्यार्थी मतलब अनवरत ज्ञान की पिपासा। तो आपने भारत के स्वावलंबन, भारत की उच्च शिक्षा और पर जो ये व्याख्यान दिया है वह एक दीर्घकालिक अध्यापकी दृष्टि है, अल्पकालिक नहीं है। आप बिल्कुल तरुण है, अत्यंत युवा है, लेकिन इस युवा मन का जो चित्त और चिंतन है वह एक संदेश में भारत के अतीत से वर्तमान तक की किस प्रकार के विकास का क्रम हुआ है और विकास क्रम की क्या क्या संवेदनाएं हैं। कभी यह गुलाम हुआ, कभी पराधीन रहा, कभी स्वावलंबन के रास्ते पर है। आज लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर ग्लोबल के स्तर पर हम आ गए हैं और हमारा बजट का प्रतिशत शिक्षा पर बढ़ा है। और मैं स्वयं एक शिक्षक हूँ, तो आप यह शिक्षकों का स्वर्ण काल आपने बहुत ही बढ़िया शब्द की रचना की कि यह भारत की शिक्षा व्यवस्था का स्वर्ण काल है और G20 से भी रोजगार का सृजन होगा। भारत की कृषि में, कृषि भी करवट ले रही है। योगदान तो पहले बहुत हुआ करता था उसका, लेकिन अब घट करके मात्र 14% है। तो भारत अपने स्वावलंबन के रास्ते को किस तरह चला दे, रोजगार को किस प्रकार सृजित करे, और रोजगार का 0% पर आ जाना किसी राष्ट्र का की आर्थिक उन्नति का परम वैभव का शिखर है, उतंग शिखर है। और हम उस ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में अभी बेरोजगारी की दर 7% है। स्नातक एवं अधिक शिक्षित युवकों में जो रोजगारी का दर है, बेरोजगारी का दर है, वो 19% है। ऐसे में स्वावलंबन शिक्षा से, कौशल विकास से, इंटरप्रेन्योरशिप से, उद्यमिता से ही आएगी। और उद्यमिता का रास्ता जाता है हम अपनी ऊर्जा का सकारात्मक व्यय करें। और आज भी अगर हम स्टार्टअप में देखें तो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है। इसी के साथ अगर भारत स्वावलंबन के मार्ग का अनुसरण कर रहा है तो भारत में 75 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। अभी आपने कहा कि एप्पल चाइना छोड़ के भारत आ रहा है। 100 करोड़ डॉलर की कंपनियां, यूनिकॉर्न कंपनियां होती हैं और भारत में ये 75 कंपनियां हैं। 60,000 से अधिक भारत में स्टार्टअप काम कर रहे हैं जो रोजगार को दे रहे हैं। भारत में रोजगार सृजन के 4 स्तंभ है जिसकी परिकल्पना कभी 1905 से वो प्रारंभ होती है। वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक
सभी रूपों से, बृहत्तर रूप से बंग भंग के बाद प्रारंभ होती है, वह है विकेंद्रीकरण, आर्थिक विकेंद्रीकरण, जिला स्तर पर योजनाओं का निर्माण करना, स्वदेशी, स्थानीय स्तर पर स्वदेशी को बढ़ावा देना, जो प्रधानमंत्री का सपना है और लक्ष्य भी है, कौशल विकास अर्थात उद्यमिता को बढ़ावा देना, और सहकारिता, सबको साथ लेकर के एक समन्वय के साथ रोजगार की दिशा में आगे बढ़ना। रोजगार सृजन का 3 स्तरीय मॉडल है, स्थानीय स्तर का मॉडल, जनपद स्तर का मॉडल, और तीसरा जो नैरेटिव बना हुआ है उस नैरेटिव को तोड़ना, अर्थात मानसिक स्तर पर परिवर्तन लाना कि भारत समृद्धि के शिखर का स्पर्श नहीं कर सकता है। हम अभी 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को हम अब रिप्लेस कर रहे हैं ब्रिटेन को, और 5 ट्रिलियन से हमारा जो लक्ष्य है वो 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की ओर बढ़ना है। तो भारत की आर्थिक संपन्नता है और 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था भारत बनेगा, इस प्रत्याशा में कोई संशय नहीं है। आर्थिक स्वावलंबन आवश्यक है और इसके मार्ग में अभी भी बाधाएं हैं, और आपने संकेतों में उसे कहा भी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, कोरोना से टूटी हुई अर्थव्यवस्था, और जो जीडीपी में गिरावट आई है, रोजगार में कमी आई है, इसको हमें दूर करना है। और उसके लिए उच्च शिक्षा, और एक आप बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर कुणाल ने कही है कि 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में, 9 वर्षों में हमारी जो प्रतिभा का पलायन है वह विदेशों की ओर रुका है। यह बहुत 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 ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत की। तो आज का जो व्याख्यान आपने दिया बहुत सूक्ष्म है, बहुत ही सारगर्भित रहा, और उसमें समझने वाली बातें बहुत कुछ है। बहुत उसे ध्यान से उसकी मीमांसा करने की आवश्यकता है, उसकी विवेचना करने की आवश्यकता है, और स्थानीय स्तर पर स्वदेशी के माध्यम से हमें भारत को समृद्ध करने का संकल्प लेना होगा। और उस ओर कुशल नेतृत्व में प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और राष्ट्र में श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में भारत कुशलता पूर्वक विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। इस महनीय व्याख्यान के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप हमारे विचार परिवार के ही हैं और सब्जेक्ट तो हमारा ही है, हम लोग एक विषय के हैं, भारत माता के। आप सरस्वती के वरद पुत्र हैं। आपकी जो चिंतन की धारा है वह बहुत विशिष्ट है और बहुत अच्छी है, और सुनने में बहुत चित्त को आकर्षित करती है। वो तर्क है, और तर्क और तथ्यों से भरा हुआ व्याख्यान है। आपको ढेर सारी इसके लिए मैं लोकपहल के तरफ से, अपने श्रोताओं के तरफ से हार्दिक आभार करता हूँ। और लोकपहल की एक सामान्य परंपरा है, मान्य परंपरा है कि हम अपनी अतिथि का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और इसके लिए शिक्षा मंडल के वरिष्ठ उत्तरदायी कार्यकर्ता काशी प्रांत के श्रीमान शुभम तिवारी जी, जो जल्दी ही डॉक्टर शुभम तिवारी अब बन जाएंगे, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि शुभम जी आए और आज का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। शुभम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं लोकपहल के इस मंच को सादर प्रणाम अर्पित करता हूं, और अपने कुणाल जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और उनको शुभकामनाएं भी देता हूं कि नई उपलब्धि के लिए। ये मेरी व्यक्तिगत हृदय से आपको शुभकामना है अपनी इस नई उपलब्धि के लिए। आज का आपका व्याख्यान जो था वो उच्च शिक्षा में युवा में रोजगार, और रोजगार के लिए जो ललकता है युवा, इसको लेके केंद्रित था। आज हमारे यहाँ पे राजनीति हर चीज की होने लगती है। अगर कहीं ना कहीं, मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूँ, पिछले 10 साल 9 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक युवा अपने आप को समाहित पा रहा है, अपने आप को कहीं ना कहीं इसमें संयोजित पा रहा है। और जैसे आपने एक बहुत बड़ा अच्छा एक तर्क आपने दिया था अपने इस व्याख्यान में कि शिक्षा, हुनर और स्वावलंबन, एक शिक्षा किस तरीके से हुनर देगी और वो हुनर किस तरीके से स्वावलंबन देगा, ये हमारे स्टैंड अप और स्टार्टअप प्रक्रिया में ही है। और अगर हमारे भारतीय प्राचीन पुरातन व्यवस्था में जाया जाए तो जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी कि एक वर्ण में किस तरीके का आपको आश्रम व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य करना होगा,
समाज के लिए वो भी तो वही था। हमारे हुनर को किस तरीके से शिक्षा के माध्यम से उसका स्वावलंबन दिया जाए। हर परिवार उस वक्त स्वावलंबी था, कोई किसी पे आश्रित नहीं था, सबका अपना अपना था। तो कहीं ना कहीं आपका जो यह विषय व्याख्यान था वो उस भारतीय चेतना, आपने ये शब्द भी प्रयोग किया कि भारतीय चेतना और जो रोजगार की उत्पत्ति है, और उसमें आपने एक बहुत अच्छा टर्म यूज किया, महिला भागीदारिता। मैंने अभी रिसेंटली एक पेपर मैंने लिखा हुआ है सेज के लिए, मैंने उसको भेजा भी हुआ है सेज पब्लिकेशन में। बिहार में जीविका और आजीविका मिशन चलता है और उस पर मैंने एक केस स्टडी की थी। मैंने पाया कि जो महिला भागीदारिता है, और आपका ये जो विषय था, आपने जो कहा कि शिक्षा और हुनर, हुनर महिलाओं में कहीं ना कहीं उनका पारिवारिक देन है। और अगर हम उस पारिवारिक देन और उसके जो समाजीकरण में दिया गया हुनर है उसका यूटिलाइजेशन करने लगे तो हम महिलाओं को कहीं ना कहीं स्वावलंबी बना देंगे। हमको नहीं, हर महिला को आप मल्टीप्लेक्स में काम नहीं दे सकते, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम नहीं दे सकते और कर भी नहीं सकते। वो महिला पुरुष दोनों के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी। हर व्यक्ति का अपना एक चिंतन शैली है, हर व्यक्ति का अपना कार्य शैली है। और आपने बहुत अच्छा कहा कि अगर हम उस शैली का उपयोग करते हुए जो भारतीय चिंतन व्यवस्था में है अपने महिलाओं का योगदान को बढ़ाए, तो कहीं ना कहीं हम इस रोजगार की जो समस्या है, इसका जो पूरा विषय है, जो केंद्र बिंदु है, कहीं ना कहीं हमको युवाओं को आजकल वोट बैंक ही रोजगार के नाम पे बना लिया जाता है कि आपको हम ये रोजगार देंगे, आप हमको वोट दीजिए। ये सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं कि हम आपको ये रोजगार देंगे, आप हमको वोट दीजिए। और एक बार वोट देने के बाद वो रोजगार कहाँ है, वो सरकारें कहाँ है, ये नहीं मिल रही। लेकिन ये जो पिछले 10 साल का आपने जो बात कहा, ये कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड बैंक, आपने जैसे बहुत से नामी गिरामी संस्थाओं का भी जिक्र किया, कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि हाँ, भारत में जो रोजगार परखता है, जो रोजगार की उत्पत्ति है, वो जरूर कहीं ना कहीं एक लंबी प्रक्रिया के तरफ आगे बढ़ रही है। और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि भारत का वीजा लोग ले रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं वीजा देने वाले बन रहे हैं, वीजा लेने वाले के बजाय। तो इसी सब के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि हमारा लोक पहल का मंच आपको फिर कभी किसी अन्य विषय पे बुलाए तो आप जरूर अपने विचारों को हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। इसी के साथ अखिलेश सर, आपको ये मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से ही डॉक्टर ऋषिकेश जुड़े हुए हैं और ऋषिकेश हमारे बड़े अनन्य है और लोक पहल के बहुत ही महनीय कार्यकर्ता है। अब उनकी जल्दी ही कोई घोषणा कर दी जाएगी। और हमारे साथ शुभम जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मैं आभार प्रकट करूंगा कि कुछ तकनीकी कारणों से 2 रविवार कोई रिकॉर्डिंग का जिम्मा और मेरे मुंह से शब्द निकलते ही बलिया में बैठ के वो रिकॉर्डिंग करते हैं। चंद्र प्रकाश जी जो मेरे बड़े प्रिय शिष्यों में से भी रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। ऋषिकेश जी जुड़े हैं और बड़े तन्मयता से सुनते हैं, विद्वान आदमी हैं। मेरे विशाल मुझे दिखाई दे रहे हैं, विशाल तिवारी जी, कुणाल जी, स्वयं आपका भी बहुत बहुत आभार। लवलेश जी जो हमारे ही कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। मैं जब भी लिंक भेजता हूं अपना वो समय निकालते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि सबसे बड़ी जो समस्या हो रही है कि वक्ता की संख्या बढ़ रही है, श्रोता और अध्यापक, और कोई भी ज्ञान का श्रोता अधिक बनेगा तभी उसका ज्ञान समृद्ध होगा। हम सबके लिए ये आवश्यक है और बड़ी तन्मयता से सुनते हैं, उनको भी धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। जो श्रोता मेरी शिष्य परंपरा से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं आलोक कुमार, आयुष जी इसका संचालन ही करते हैं, उनको बहुत बहुत आभार। अंकित कुमार पाल, आशीष चोपड़ा जी, हमारे श्रीमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े ही वरिष्ठ कार्यकर्ता और बहुत ही विद्वान आशु गुरु जी, आशुतोष प्रताप सिंह जी, आशु सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। भृगु कुमार दास जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। कैलाश नाथ तिवारी जी गाजीपुर से जुड़ते हैं, मैं भी लिंक भेजता हूँ, वो शहर सुनने के लिए बड़ी जिज्ञासा रहती है और स्वयं बैंक के रिटायर ऑफिसर हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत।
नितिन कुमार जी, निखिल कुमार का स्वागत। पलाश जी हमको, हमारी कड़ियों को जोड़ने वाले बड़े ही युवा तेजस्वी हैं और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लोक पहल ने कहा है कि आप युवाओं को जोड़ने का काम करिए। विश्वविद्यालय के स्तर पर पूरे भारत के, दिल्ली के, जहां जहां संभव हो विश्वविद्यालयों में लोक पहल की टीम को खड़ा करने का कार्य दिया जाएगा। अब ऋषिकेश सिंह को, शुभम तिवारी जी भी इसमें सक्रियता से भाग लेंगे, सनी, उमाकांत मिश्रा जी और विशाल तिवारी जी, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और अभिनंदन मेरठ से बैठ करके इसका कुशलतापूर्वक संचालन करने के लिए। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से रिकॉर्डिंग और लाइव प्रसारण नहीं हो पा रहा है, जो आगामी इसकी कमियां दूर हो जाएंगी। और रिकॉर्डिंग के लिए सीपी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, चंद्र प्रकाश को। और इसी के साथ हम लोग आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे इस मंत्र के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और इसी के साथ लोक पहल की यह व्याख्यान माला यहीं पर विश्राम करती है। फिर हम नए वक्ता के साथ, नए कलेवर के साथ, अपने सारे लोक पहल के कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित होंगे और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को देश भर में फैलाने और प्रसारित करने का काम करेंगे। क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य और लक्ष्य है कि किस प्रकार दिल्ली की लाल किले की प्राचीर से यह भगवाधारी संत, यह त्याग और वैराग्य की प्रतिमूर्ति राष्ट्र का संबोधन करेगा और प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करेगा। यही सपना और यही सपने को साकार करने के लिए लोक पहल के जो जितने हमारे बंधु और भगनी है वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं और राष्ट्र के याज्ञिक अनुष्ठान में अपनी आहुतियां अनवरत दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुणाल को। बहुत सीमित समय पर वो हम लोगों के कहने पर आए और इसमें अपना पाठ्य प्रस्तुत किए। बहुत बहुत आभार। आप कार्यक्रम को बंद कर दीजिए। आयुष जी, श्रीमान आयुष जी सिंघल। आयुष जी। जी सर। आयुष जी, हाँ बंद कर दीजिए।